इंडियन स्टॉक मार्केट तबाह हो गई जैसे ही बजट के अंदर यह अनाउंस हुआ कि एसटीटी बढ़ा दिया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। लेकिन मैं तो हूं भाई इन्वेस्टर, तो मैंने ढूंढे हैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आज की डेट में अच्छी दिख रही है, जो आने वाले टाइम के लिए अच्छी दिख रही है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी दिख रही है। इसी के साथ साथ जो बजट है उसमें आया क्या ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, क्योंकि बजट में क्या आया क्या नहीं आया उससे एक्चुअली कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले अपॉर्चुनिटी जिसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए मंडे को। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है हमारी बीएसई। अगर आप बीएसई को देखोगे तो आज 10% गिरी है, मतलब 10% गिर गई है। इससे ज्यादा कोई क्या ही कर सकता है। बैंक ऑफ इंडिया आज 10% गिर चुका है और ये तगड़े स्टॉक्स हैं। कैनरा बैंक आज 7% गिर चुका है और ये तगड़े स्टॉक्स हैं। सीडीएसएल 6.95% गिर चुका है और ये तगड़े स्टॉक है। एंजल वन आज देखोगे तो क्या हुआ इस बेचारे के साथ, इस बेचारे की धज्जियां उड़ गई, 10.5% गिर गया है और ये तगड़े स्टॉक्स हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और यहां पे क्यों दिख रही है अपॉर्चुनिटी। एमसीएक्स, आईएक्स ये सारी भी हम मान लेते हैं, आईएक्स को हटा देते हैं क्योंकि आईएक्स के साथ तो जो सरकार है ना उसके हाल बुरे चल रहे हैं, आईएक्स की तो धज्जियां उड़ाई हुई है। तो बेसिकली ये स्टॉक्स क्यों बढ़िया दिख रहे हैं और बजट में ऐसा क्या आया जिससे ये गिर गए और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझो, आज जो बड़े बड़े एफआईआई थे वो एक्टिव नहीं थे इंडियन मार्केट के अंदर, बहुत ही लिमिटेड लोग थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे। दूसरी चीज, बजट में ये बोल दिया गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर एसटीटी हम बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे भाई? हम बढ़ा देंगे क्योंकि हम डिस्करेज करना चाहते हैं फॉरेन वो एफएनओ को। ठीक है, फिर यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आप एफएनओ को डिस्करेज करना चाहते हो तो डिलीवरी वालों को तो कुछ दे दो। डिलीवरी वालों को कुछ नहीं देते। ठीक है, मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूं ना, ये चौथी बार शूट कर रहा हूं। पहले बार मैं एंगर था, दूसरी बार दिमाग से नक गया था, तीसरी बार मैंने सोचा कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, चौथी बार मैंने ये सोचा बजट की दिक्कत है तो है, क्या कर सकते हैं। आप और मैं एज अ मिडिल क्लास कुछ ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या यहां पे बोला गया कि एफएनओ को डिस्करेज करेंगे इसलिए हम एसटीटी लगा देंगे। अब जैसे ही ये चीज होती है वैसे ये सारे के सारे स्टॉक दे दनादन गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखो, हमेशा याद रखो, जब भी बजट आता है या तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे होता है, 2 दिन हो जाएगा, मंडे का टाइम भी आ जाएगा, यहां पर भी गिरावट आएगी। अब आज इतना क्यों नहीं खरीदा और ये भी मैं बताता हूं। देखो, जो चीज आपने फ्राइडे को खरीदी होगी वो आज आप बेच नहीं पाए होगे, जो आपने आज खरीदी होगी मोस्ट प्रॉब्ली वो कल नहीं बेच पाओगे आप, क्योंकि ये रूल आया था। ठीक है, ये मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, लेकिन ये रूल था जितना मैं याद कर पा रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है, ये थोड़ी पोजीशन आज खरीद ली, अब कल फिनो वाले आएंगे भाई वो और बेचेंगे, शॉर्ट तो करेंगे ना। अब जो चीज गिर गई, लोअर सर्किट लगा होगा इन सारे स्टॉक्स के ऊपर भी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये स्टॉक थोड़े बहुत और गिर सकते हैं। लेकिन आज खरीदने के पीछे रीजन क्या था? सबसे पहले ये चीज समझो, ये जितने स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं फंडामेंटली अच्छे हैं, सॉलिड बिजनेस मॉडल है और एसटीटी से इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता? सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप दारू पी रहे हो, अगर आप सिगरेट पी रहे हो, अगर आप कोई भी नशे कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, क्या जो आईटीसी है उसके ऊपर जो आपने टैक्स लगाया जिससे वो स्टॉक गिर गया, क्या उसकी सेल्स कम हो जाएगी? कोई सेल कम नहीं होने वाली, समझ रहे हो? वो चलती ही रहेगी। 2 दिन 4 दिन इंसान बौखलाएगा, शांति से बैठ जाएगा। मैं कह रहा हूं महीना 2 महीना बौखलाएगा, शांति से बैठ जाएगा। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो नशा चढ़ा है लोगों का, जहां पे 90% लोग लॉस कर रहे हैं, लेकिन ये नशा है ना, ये नहीं छूटने वाला, तो वो वापस आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सरकार थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेगी। तो अगर आप सिर्फ ये सोच करके बेच रहे हो कि यार बजट बहुत बुरा आया है, बजट का मैंने पूरा डिटेल निकाला है, पीडीएफ मैं आपको लिंक में दे दूंगा। मेजर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर जो पॉइंट्स थे वो एक तरीके के मजाक थे। मजाक में क्यों कहना चाहता हूं आज मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझो, स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से मेनली 2 न्यूज आई थी। पहली आ गई एसटीटी बढ़ गया, दूसरी आ गई कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने 2 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। ठीक है, कि अब जो 1.25 था वो 2 लाख रुपए के आसपास है। अब यहां पर क्या हुआ कि ये सारे स्टॉक्स गिर गए और मैंने ये सारे स्टॉक्स इसलिए खरीद लिए क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में चल जाएंगी। ये सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कल की मार्केट में एफ आया और इसे बेच दे 10%, मैं और इन्हें खरीद लूंगा। ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी चीज, ये जो लॉन्ग टर्म बढ़ा दिया, इससे आप चाहते हो कि भाई जो लोग आ रहे हैं ना वो लंबे समय तक टिके रहे। ठीक है भाई, जिसको टिकना होगा वो टिकेगा, जिसको नहीं टिकना होगा वो नहीं टिकेगा। याद करो, एक टाइम था जब कोई टैक्स नहीं लगता था,
फिर एसटीटीटी आ गया, फिर आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12-12.5% बढ़ गया। तब भी शेयर बाजार के अंदर जो इन्वेस्टर थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, आज भी शेयर बाजार के अंदर वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये लिख करके दे सकता हूं, 12.5 से उठा करके आप 15 कर दो तो भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्ट करेगा? कैसे बीट करोगे आप इन्फ्लेशन को? एफडी के रेट आपको कितने मिल रहे हैं? 5 से 7% के बीच में। दूसरी चीज, इस पे जब आप गेन्स करोगे उसके ऊपर वो टैक्स ले लेते हैं। क्रिप्टो की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो को अगर आप ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई आप यहां पर इन्वेस्ट करो और दुबई में जाकर के आई थिंक 6 महीने के आसपास आपको रहना पड़ेगा, टैक्स फ्री मिल जाएगा। इसलिए लोग दुबई चले जा रहे हैं। जितने भी बड़े लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं वो सारे दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखना कितना ज्यादा जो इंडियंस वेल्दी लोग हैं वो दुबई की साइड भाग रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो शेयर बाजार है ना, इसमें आप और मेरे जैसे ही लोग हैं और हमें गवर्नमेंट ना पहले सीरियस लेती थी ना अभी सीरियस लेती है। क्यों नहीं सीरियस लेती? बिहार के जो रिसेंट इलेक्शन है उसमें देखो क्या हुआ, 10-10 हजार हमारी माताएं बहनों को दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होता है भाई साहब, मोदी जी को और जो वहां के हैं उनको उठा करके सर पे चढ़ा दिया गया, अरे भैया आप ही सबसे बढ़िया हो। क्योंकि सरकार को भी पता है कि भाई जहां शिक्षा के ऊपर मैं 1.75 लाख करोड़ के आसपास खर्च कर रहा हूं, ये फ्री की स्कीम के ऊपर मैं 4 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट को भी पता है कि उसको अपना पैसा कहां पर देना है। क्या हमें देना है? हमारी शिक्षा पे देना है जिससे हमारे पास दिमाग है? नहीं, फ्री में बांटना है। और जब एक चीज फ्री में बटने लग गई तो वो दोबारा फ्री में ही बढ़ती रहेगी। वापस से टॉपिक पे आते हैं, क्या स्टॉक मार्केट में कुछ होगा? आपने बजट देखा हो, आपने बजट नहीं देखा हो, आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 साल से वैसे भी रिटर्न्स नहीं बने। आने वाले टाइम पे भी एफआई के आने की जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई हम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कम कर देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कम कर देंगे, ये जो एफएनओ के ऊपर एसटीटी है ये बढ़ा दिया तो डिलीवरी के ऊपर एसटीटी कम कर देंगे, टैक्सेस कम करेंगे, रुपया को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के अंदर कि भाई एज अ इन्वेस्टर्स हमें सोचो, इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करो। यहाँ पे बात बड़ी बड़ी हुई, क्या सेमीकंडक्टर 2.0 आ जाएगा, उसमें बहुत सारा पैसा चला जाएगा। इंडिया में कौन सी कंपनी है सेमीकंडक्टर के अंदर जो बहुत ही तगड़ा कर रही है? मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनीज के ऊपर। जो एक कंपनी है वो अनलिस्टेड है, बाकी जितनी कंपनीज हैं या तो वो अच्छा नहीं कर रही हैं या फिर उम्मीद लगाई जा रही है आने वाले टाइम पे अच्छा करेंगी। डेटा सेंटर के लिए थोड़ी चीज अच्छी आई, लेकिन ऐसा भी कुछ उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ। दूसरी बात आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके अंदर कोई बंदा रात में आ रहा है तो फॉर श्योर वो क्रैश हो जाएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा और घपला हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो बढ़ा रहे हो आप, ठीक है अच्छी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, अरे लेकिन जो बना रहे हो भाई वो तो ढंग का बना लो। आप जो है वही ढंग का नहीं बना पा रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दबा करके जाए, करप्शन दबा करके हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे थे कि भाई इस बजट में कुछ हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ भाई। 2-3 दिन हाथ पैर मारो, सर मारो दीवार के ऊपर, उसके बाद क्या है उसका चिल करो। चीज़ें पहले जैसी थी आगे वापस से वैसी हो जाएंगी। एफएनओ वाले कहीं नहीं जा रहे और गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है कि अगर इंडियन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे सिंपल सी बात है भाई, 10% पे कोई इंसान ब्याज लेकर के घर खरीद रहा है, ठीक है, और वो जो घर की कीमत है वो 1 करोड़ हो गई है, जो कुछ टाइम पहले 50 लाख की थी अब वो 1 करोड़ हो गई है। क्यों हो गई है? अरे भाई साहब, ये जो ब्लैक मनी है ये कहाँ जा रहा है? ये सारा का सारा पैसा रियल एस्टेट में जा रहा है और कुछ नया नहीं बता रहा। ये सबको पता है, सबको पता है। जब भी आप घर खरीदने जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सामने वाला बंदा है ना वो पूछेगा, भैया कैश कितना देगा, कैश कितना देगा? अरे 10 लाख कैश देगा तो ठीक है, 10 लाख कैश नहीं देगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? लोन लेकर के देगा। तो व्हाइट मनी वाला जो पहले टैक्स दे रहा है वो दोबारा टैक्स देगा, उसके बाद जो बेच रहा है वो बेचेगा ही नहीं, वो बोलेगा भाई बिना टैक्स के पैसा दो, ठीक है। और इस वजह से इंडियन रियल एस्टेट महंगा हो चुका है। आपकी जो यील्ड है वो यील्ड कितनी आती है? 3, 4, 5, 6% भी आना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो इसी वजह से जो ये वाला काम है जिसके अंदर हम रियल एस्टेट कहते हैं, जैसे जाकर घर जमीन खरीदना, ये आपके और मेरे बस की बात तो रह नहीं गई। जो करप्शन कर रहे हैं, काला धन जिसके पास है, उन्होंने रेट को इन्फ्लेट कर दिया है। एक कॉन्सेप्ट होता है सर्कल रेट का कि भाई इस एरिया का ये सर्कल रेट है। कहीं भी चले जाओ इंडिया के कोने में, कभी सर्कल रेट पे आपको घर मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? जो काला धन वाले हैं वो ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे करेंगे? यहां पर इन्वेस्ट करके कर देंगे। बॉलीवुड स्टार से लेकर के किसी भी मंत्री की बात कर लो, सबके पास रियल एस्टेट है क्योंकि काला धन वहां पे जाता है। अगली चीज जो कि चुपचाप बता दी गई, किसी को नहीं बताया, वो क्या चीज है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, बढ़िया चीज है। अब तो आनी फ्रेश बंद हो चुकी है। आरबीआई पहले इशू किया करता था, बड़ा लॉस हुआ आरबीआई को, तो आरबीआई ने क्या बोला, एक काम करो इन्वेस्टर्स से कमा लो। कैसे कमाओगे इन्वेस्टर्स से? इस डॉक्यूमेंट में ये निकल करके आया है, जब मैंने इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करा है, लिंक दे दूंगा, आप भी डाउनलोड कर लेना। इसमें ये निकल के आया है
कि जो पहला इशू किया था आरबीआई ने, मतलब जिसने डायरेक्टली आरबीआई से बाई किया हुआ है, बिड किया हुआ है, वहां पे उसको मिला है, उसके ऊपर तो मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट से जिसने बाय किया हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को, जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर भी टैक्स घुसा दिया और इसके बारे में बात ही नहीं हुई है। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि भाई जिसने पहले बाय किया हुआ था उसकी मैच्योरिटी आएगी तो क्या उसे भी देना पड़ेगा, या फिर जो आने वाले टाइम पे 1 अप्रैल के बाद बाय करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा? ग्रे एरिया है। लेकिन यहां पर क्या वर्ड्स पे निकल के आ रहा है? वर्ड्स पे ये निकल कर आ रहा है कि भाई साहब सबको देना पड़ेगा जिसको आरबीआई ने इशू नहीं किया था। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको दोबारा से सजा मिलने की तैयारी हो चुकी है। अदर देन दैट सरकार हमारी ये कहती है कि भैया अब ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्रोथ पे, सेमीकंडक्टर पे बड़ा पैसा खर्च करेंगे। लास्ट बजट के अंदर जो पैसा एलोकेट हुआ था वही पैसा खत्म नहीं कर पाई सरकार। क्यों नहीं कर पाई? हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, छठे महीने तो इनके इलेक्शन चल रहे हैं। अब इतने इलेक्शन चल रहे हैं तो ये इस स्पेंड थोड़ा ना करेंगे, ये तो फ्री का पैसा बांटेंगे ना, टैक्स वहीं से आपको वोट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप, मैं हूं, ठीक है, हम 140 करोड़ की जनता में टॉप 10% में आते होंगे। 90% लोग फ्री के राशन पे चल रहे हैं, ठीक है। अब जो फ्री के राशन पे चल रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्लीज करने की कोशिश कभी करी ही नहीं जाती। दूसरी चीज, अगर मैं एफआईडीआई की बात करूं, एफआईडीआई यहां पर खरीदते रहेंगे। क्यों खरीदते रहेंगे? डीआई खरीदते रहेंगे क्योंकि आप और मैं क्या करेंगे? एसआईपी करेंगे। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। एफआई भाग रहा है, वो भागता ही चला जाएगा। वो भागता क्यों चला जाएगा? वो बोलेगा अरे भाई देख तेरा रुपया 85 से 92 आ गया विद इन 1 ईयर, ठीक है। दूसरी चीज, तुम तो कैपिटल गेन पे कैपिटल गेन ही लगाए जा रहे हो 12.5% के। तो भाई मैं पहले तो ये जो 5-7% का रुपया डेप्रिशिएट हुआ इसका रिस्क लूं, उसके बाद जो पैसा कमाया उस पर 12.5% का कैपिटल गेन दूं, उसके बाद तुम आकर के पॉलिसी चेंज कर देते हो। जैसे किसी ने अगर आईएक्स में इन्वेस्ट किया होता, भाई साहब बर्बाद कर दिया आईएक्स को 1 मिनट में, बोल दिया कैप लग जाएगा, आप इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। आईएस की आईईएक्स जो कंपनी है, ठीक है, जो एनर्जी एक्सचेंज करती है, उसको बर्बाद कर दिया। जितने गेमिंग कंपनी थी उनको बंद करवा दिया ब्लैंकेट बैंक बैन लगा करके, और जो कंपनियां ग्रो करना चाहती है उनकी धज्जियां उड़ा दी। अब जो कंपनियां चल रही हैं वो ये कह रही हैं कि भाई हम पे कोई रिस्क तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है धीरे धीरे, जिससे चीज़ों को खराब ना हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं, आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया की बात है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना सिगरेट की प्रॉब्लम काफ़ी हो गई थी, लोग बहुत ज़्यादा टोबैको कंज्यूम करने लग गए थे। इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया क्या करता है कि 18 साल से कम वाले बच्चों को अगर आप सिगरेट दोगे तो पहली चीज़ उनकी आईडी प्रूफ लेना पड़ेगा, और उसके बाद 7 से 8 गुना बढ़ा दिया उन्होंने प्राइस। अब उन्होंने ये बोला कि जो ऑलरेडी सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं उनको तो हम नहीं रोक सकते, उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उनके लिए चलता रहेगा। अगले 50 साल के अंदर जो नए बच्चे आएंगे ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बड़े होंगे, वो सिगरेट की इस दिक्कत से छूट जाएंगे। अब सिगरेट ब्लैंकेट बैन भी लगा सकती थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर ऐसा कर देती तो तस्करी होना शुरू हो जाती, ब्लैक मार्केट में बिकना शुरू हो जाती। तो इससे क्या होता ना, वो टैक्स कमा पाती, और भाई वो जो ब्लैक है उसमें काफी सारा पैसा भी जाता। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक सही चीज ढूंढी कि भाई इस तरीके से ना धीरे धीरे करके चीजों को सेटल किया जाता है। और हम क्या करते हैं, कल से सिगरेट के ऊपर टैक्स डबल कर दो, आईटीसी भाई मर गया, आईटीसी गिर गया 20-22% के आसपास, की भाई अब मैं कहां से लाऊंगा पैसा, क्योंकि सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी रहा है, सेम चीज एफएनओ करने वाला एफएनओ कर रहा है। दारू के ऊपर टैक्स बना दो, जो पी रहा है भाई वो पीता ही रहेगा, लेकिन इससे क्या होगा, कंपनीज के रेवेन्यूज मरेंगे। अब एक और फन फैक्ट बताता हूं आपको, 10 लाख करोड़ के आसपास जो प्रमोटर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी नहीं खोल रहे। उसके बाद पिछले साल जो इस साल का डेटा आया, 14 लाख करोड़ के आसपास कैश पड़ा हुआ है। जैसे आपके और मेरे पास कैश पड़ा होता है, वैसे ही कैश पड़ा हुआ है, कंपनी नहीं खोल रहे। कंपनी क्यों नहीं खोल रहे? पहली चीज तो 50% के टैरिफ, दूसरी चीज अगर मैं आज कंपनी खोल दूं, डिमांड कहां से आएगी? डिमांड आओ पर मैं करने वाले हैं, हमारी तो पॉकेट के ऊपर ही हमला करा हुआ है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम होगा, जिससे एफआई के लिए इंडिया अट्रैक्टिव होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम होगा, उससे और इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव होगी। मैं कह रहा हूं एफएनओ को बंद कर दो आप पूरी तरीके से, वैसे भी 90% लोग खो रहे हैं, आप डिस्करेज करना चाहते हो, बंद कर दो। अरे लेकिन उसको बंद कर रहे हो भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो पुश दो ना, तभी तो वो कुछ कर पाएगा। आपने गोल्ड की इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया, किसी को नहीं पता, अभी तक पता ही नहीं है ज्यादातर लोगों को कि गोल्ड की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स लग चुका है। दूसरी चीज, एफएनओ वाले जो वॉल्यूम जनरेट करते हैं
उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, चलो अच्छी बात है लगा दिया। अरे रिटेल इन्वेस्टर जो अच्छे से काम कर रहा है, आपको टैक्स दे रहा है, उसको तो कुछ बेनिफिट दे दो मेरे भाई। तो उसके साइड से कोई बेनिफिट नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और इनकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ना मेजर बेनिफिट आएंगे। हाँ आएंगे, लेकिन ये कल से नहीं आएंगे। जैसे ये जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे, आज गिर गए, ये बर्बाद नहीं हो जाएंगे, ये रिकवर कर देख लेना, वी शेप रिकवरी आएगी इसके अंदर, ये बर्बाद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एफएनओ जो कर रहा है वो करता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बजट कितना भी एलोकेट कर दो, अरे भाई बनाने वाला ही करप्ट कर रहा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा बना लोगे? सेमीकंडक्टर के आप पर आप पैसा खर्च करना चाहते हो, इंडिया की जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उनके ओवरऑल रेवेन्यू का 1 से 2% आता है सेमीकंडक्टर की साइड, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, एक नया प्लांट लगाने जाना है आपको, भाई साहब वो प्लांट ही नहीं लगने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है वो इतना लंबा है। बाहर की कंपनी सैमसंग जब पहली बार इंडिया में आई थी कि हम प्लांट लगाएंगे, पूरे 7 साल लगे थे उसे कि भाई हम प्लांट लगा पाएंगे, ठीक है? क्यों? हम प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा करते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते तो ज़मीन ही नहीं मिलती, ज़मीन मिल जाती है तो जो सरकार होती है वो पेपर वर्क में फंसा देती है। क्यों फंसा देती है? अरे भाई पैसा दोगे तभी तो तुम्हारा प्लांट लग पाएगा। तो ये जो बजट था ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए तो अच्छा है, ऐसा कहना चाहिए हमें। ऐसा क्यों कहना चाहिए? बिकॉज जैसे मैं हर बार कहता हूँ, इन्वेस्टिंग के अंदर भी लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग होगा किसी को नहीं पता। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तो ये स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा खराब रहा। डिफेंस के अंदर थोड़ी सी चीज़ ठीक होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शेयर्स 4-5 दिन में भागते हुए दिखेंगे आपको, और मोस्ट प्रॉब्ली फिर ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि स्पेंडिंग तो हर साल ही नहीं हो पाती। जितना हम एलोकेट करते हैं उतना हम स्पेंड ही नहीं कर पाते इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं वो स्पेंडिंग आपको पता है किस लेवल पे स्पेंडिंग हो रही है। तो अगर आपने बजट नहीं भी देखा तो ऐसा कुछ बिगड़ नहीं गया आपका। मेरे ख्याल से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको कैश करो। सिल्वर के ऊपर एक बहुत ही बुरी न्यूज़ आ रही है। सिल्वर के ऊपर एक बहुत बुरी न्यूज़ ये आ रही है कि जो सोलर पैनल था उसके ऊपर जो सिल्वर लगता था, आज की वजह से जो सिल्वर लग रहा है, चाइना कह रहा है भाई मैंने इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है, तो सिल्वर मैं हटा दूंगा सोलर पैनल से, क्योंकि जो सोलर पैनल के ऊपर सिल्वर लग रहा था उसकी वजह से सोलर पैनल की कॉस्ट बढ़ रही थी, क्योंकि सिल्वर की कॉस्ट बढ़ रही थी, तो इससे नहीं हो पाएगा, तो मैं कॉपर लगाऊंगा। और ऐसे ही काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही जिससे सिल्वर के अंदर 15% की गिरावट की और उम्मीद बढ़ गई है। तो अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई झटका आपको लगने वाला है बहुत जल्दी। तो झटके से कैसे देखा, उस झटके को कैसे झेला जाएगा इसकी तैयारी कर लो। हो सकता है जब कल बाजार खुल जाए तो एक मोटा झटका लगे, भाई साहब प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट थे काफ़ी सारे स्टॉक में, सारे स्टॉक लाल हो गए हैं। तो आप मुझे बताना आपके पोर्टफोलियो में क्या हाल है और आपको कैसा लगा बजट, और पूरी डिटेल चाहिए बजट के तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डॉक्यूमेंट भर दिया है, आप वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना, आपको सारे मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपको भी सदमा लग जाएगा जैसे जैसे आप उसको पढ़ोगे। और सरकार हमारी अच्छी है, इस सरकार को वोट दो, इस सरकार को बना करके रखो ताकि हमारा जो शेयर बाजार है वो नीचे रहे। क्यों शेयर बाजार नीचे रहेगा? एफआई नहीं खरीदेगा, हम नहीं खरीदेंगे, और एज अ इन्वेस्टर हम आकर के इसको खरीदते रहेंगे सस्ते प्राइस पे, क्योंकि कभी तो सरकार बदलेगी, कभी तो सरकार का नेचर बदलेगा, तब ये स्टॉक चलेगा और ऑफर में ग्रो कर जाएंगे। याद रखना, पॉजिटिविटी हमेशा चाहिए जिंदगी में। थैंक यू, बाय।